हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं लेके चल रही हूँ आपको एनसीईआरटी की हेवन। आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है क्लास 7 की हिस्ट्री की चैप्टर 4 द मुगल्स 16th to 17th सेंचुरी। प्रीवियस चैप्टर पर हमने पढ़ा था दिल्ली सुल्तानेट के बारे में जो था 12th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक, और ये वाला चैप्टर रहेगा हमारा मुगल्स के बारे में। ठीक है, जो मुगल डायनास्टी है, जो मुगल का जो एक टाइम पीरियड था उसके बारे में हम डिटेल्स में यहाँ पर समझेंगे। बाबर जो फास्ट हमारा मुगल इम्पीरियड था उनसे लेकर औरंगजेब तक स्टोरी हम जानेंगे यहाँ पर। उनका टाइमलाइन यहाँ पर फोकस करो आप। टाइमलाइन उनका था 16 to 17th सेंचुरी। ठीक है, 16 to 17th सेंचुरी का। ओके, लेट्स मूव। बेसिकली इस चैप्टर पर हम पढ़ने वाले हैं कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, उनका सीक्वेंस में पढ़ेंगे कि किसका जो पिता है वो कौन थे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स, और मनसबदार्स एंड जागीरदार्स क्या थे, और पढ़ेंगे हम जब्त एंड ज़मींदार्स, और ऐसे बहुत सारे ऐसे अकबर के बारे में और अकबरनामा के बारे में हम इस चैप्टर पर डिस्कस करने वाले हैं, फुल कवर करने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी सोल्यूशन का वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करते ही आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करो और इस वीडियो के क्वेश्चन आंसर वाला जो वीडियो है जहाँ पर मैंने अलग से क्वेश्चन आंसर सारे ही इस चैप्टर के सारे एनसीईआरटी सोल्यूशंस मींस क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया हुआ है, वो जाके देखो। फिलहाल ये वीडियो रहेगा सिर्फ चैप्टर एक्सप्लेनेशन का। रूलिंग एज लार्ज ए टेरिटरी as the Indian subcontinent, which such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. Quite in contrast to their predecessors, the Mughals created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short periods of time. उस टाइम इंडिया में इतना डाइवर्सिटी था, इतना डिफरेंट रिलीजन इस्टेब्लिश हो गया था 16th सेंचुरी में। ओके, और दिल्ली सुल्तानेट इतना बड़ा एम्पायर चल रहा था, और क्या हो रहा था उस टाइम, बहुत सारे रिलीजन्स भी इमर्ज हो गए थे, मुस्लिम्स, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुइज़्म, सब कुछ। ठीक है, और उसमें से मुगल्स ने आके अपना इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया, और वो भी इतने लार्ज एरिया पर रूल किया। ये बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, वो भी इतने शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, देखो 16 to 17th सेंचुरी तक उन्होंने रूल किया। ठीक है, इसमें हम जानते हैं 6 रूलर को, उनके बारे में आगे हम समझेंगे। From the latter half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi. उन्होंने जो है आगरा दिल्ली से अपना किंगडम को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया। कौन सा? लेटर हाफ 16th सेंचुरी में। ठीक है, until the 17th century they controlled nearly all the subcontinent, और पूरा सबकॉन्टिनेंट अफगानिस्तान से लेकर नॉर्थ तक। ओके, और साउथ को भी उन्होंने कवर कर लिया था, पूरा लगभग पूरा सब कॉन्टिनेंट पर उनका रूल था उस टाइम में 16 to 17th सेंचुरी में। They imposed structures of administration and ideas of governance that outlasted their rule, leaving a political legacy and succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. So important बात यह है, इनका जो गवर्निंग का तरीका था, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, इनका जो रूल का तरीका था, वो आज भी हमको जो है एस्पिरेशन, हम आज भी उनसे इंस्पायर होते हैं कि उनका जो तरीका था वो इतना एडवांस लेवल का था, उनका सोचने का तरीका, और कितने मतलब अच्छे से उन्होंने सब रिलीजन को सबको इक्वल रखा। अकबर जो थे उन्होंने खास करके सबको इक्वल वे में ट्रीट किया, और भी रिलीजन का नॉलेज भी वो लोग डिस्कस करते थे। ठीक है, इतने अच्छे अच्छे रूलर्स थे उस टाइम, इसी वजह से उनका जो लेगेसी है वो अभी तक है, मतलब हम अभी भी उनकी मतलब वाहवाही करते हैं, वही चीज़। टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम ramparts of the red forts in Delhi, the residence of the Mughal Empire। जो रेड फोर्ट है वो रेसिडेंस ऑफ द मुगल एम्पायर है, और वो अभी तक हम इतने सम्मान से गर्व से इसको देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हु वेयर द मुगल्स। मुगल्स कौन थे? ये मुगल्स आए कहाँ से थे इंडिया में, और इनका नाम मुगल क्यों पड़ा? ठीक है, ये रहेगा यहाँ पर इनकी हिस्ट्री के बारे में, मुगल्स की हिस्ट्री खास करके। द मुगल्स वेयर डिसेंडेंट्स ऑफ 2 ग्रेट लिनेज ऑफ रूलर्स। मुगल जो थे वो 2 ग्रेट रूलर्स की जो कह सकते हो कि उनका पूर्व पुरुष जो थे वो 2 ग्रेट रूलर्स थे। एक अपने प्रीवियस चैप्टर पर जो दिल्ली सुल्तानेट पर सुना था जंगेज़ खान के बारे में, जो मुगल रूलर थे, मुगल का, ठीक है, मुगल का नहीं, मुगल का, जो चाइनीज़ से थे। ठीक है, चाइना से थे। जंगीज़ खान बहुत ही बड़े रूलर थे, और वो लोगों को इतना मतलब उनकी जो गैंग है वो लोगों को इतना परेशान करते थे, मारते थे, पीटते थे, वो
ये भी जाना जाता है कि वो लोगों का खून पीना भी पसंद करते थे। उनकी मदर साइड जो है वो जंगेज़ खान की साइड से आती है और उनका जो फादर साइड है वो आते हैं कहाँ से, ठीक है, तैमूर से। जो तैमूर थे वो उनकी फादर साइड के थे, वो एक बहुत ही बड़े एक रूलर थे, द रूलर ऑफ ईरान। वो ईरान के रूलर थे, इराक एंड मॉडर्न डे तुर्की। उस टाइम तो एक ही रीजन था ना। सो तैमूर उनकी फादर साइड से आते हैं और मुगल जंगीज़ खान उनकी मदर साइड से आते हैं। दैट्स ऑल about their history. Okay, the Mughals did not like to be called मुगल और मंगल। ओके, और मुगल्स को क्या होता था ना, मुगल या फिर मुगल कहना वो पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? जैसे मैंने अभी ही बताया कि जंगीज़ खान का जो मेमोरी था, हिस्ट्री था, वो उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उन्होंने लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ था। इतना ख़तरनाक लोग थे, ठीक है, इसीलिए उनको कोई इज्जत नहीं देता था। दैट इज़ वाई कि मुगल जो थे वो इनकी नाम से, अपनी मदर का जो साइड का नाम है, इनसे अगर लोग उनको पहचानते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। दैट्स ऑल। ओके, इट वाज आल्सो लिंक्ड विद द उज़्बेक्स, दे आर मुगल competitors. On the other hand, the Mughals were proud of their Timurid ancestry, not least of all because their great ancestor had captured Delhi in 1398. Okay, so तैमूर जो है उनके नाम से अगर मुगल को पुकारता था कोई कि तैमूर के ये तो वंश है, ये वो वंश है, सो उनको अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि एक बार दिल्ली सुल्तानेट की टाइम में तैमूर ने दिल्ली पर अटैक किया था। दैट्स ऑल। दे सेलिब्रेटेड देयर genealogy pictorially, each ruler getting a picture made of तैमूर एंड हिमसेल्फ। ओके, सो वो अपनी जीनियोलॉजी को तैमूर के हिसाब से, तैमूर की वंश बता के सेलिब्रेट करते थे। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मुगल मिलिट्री चैंपियंस। बाबर, जो फास्ट एम्पायर थे मुगल का वो थे बाबर, ठीक है। 1526 से 1530 तक बाबर का रूलिंग टाइम था। सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ Fargana in 1494 when he was only 12 years old. He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group. So, फारगना से उनको भगाया गया अनदर मुगल ग्रुप के थ्रू, जब वो 12 ईयर के थे 1494 में। मुगल जो थे और एक ग्रुप मुगल का, सो उन्होंने इनको भगा दिया वहाँ से, ठीक है। फिर क्या हुआ? द उज़्बेक्स, जो अनदर मुगल ग्रुप थे उनको उज़्बेक्स कहा जाता था, मीन्स उज़्बेकिस्तान में ही थे वो। आफ्टर ईयर्स ए वेंडरिंग ही साइज्ड काबुल इन 1504। फिर वो काबुल पर आए थे कौन सी साल में? 1504 में। इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली, इब्राहिम लोदी। हाँ, दिल्ली सुल्तानेट में हमने पढ़ा था सबसे जो लास्ट में था वो लोदी डायनेस्टी था, ठीक है। और लोदी डायनेस्टी का जो था लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोदी, जिनको बाबर ने हराया था 1526 में। ये डेट ध्यान रखना, 1526 में बाबर ने लोदी डायनेस्टी की इब्राहिम लोदी को हराया था एट पानीपत एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा। पानीपत पर उनका बैटल हुआ था, ठीक है। पानीपत एक ऐसा साफ जगह है जहाँ पर बैटल आसानी से हो सकती है, इससे आगे तो बॉर्डर पर सिर्फ नदियाँ, रिवर वगैरह ही है। सो पानीपत पर बैटल हुआ और फिर बाबर ने दिल्ली एंड आगरा को कैप्चर किया और यहाँ से स्टार्ट होता है द मुगल एम्पायर। नेक्स्ट है हमारा मिलिट्री कैंपियंस अंडर अकबर एंड औरंगजेब। अकबर एंड औरंगजेब में के अंडर जो उनके टाइम का जो मिलिट्री कैंपियंस है उनका यहाँ पर पिक्चर है। यहाँ पर जो भी इस कलर का दिया हुआ है, ठीक है, इस कलर का जो कलर आपको दिख रहा है क्रीम कलर का, ये पूरा एरिया मुगल का था, ठीक है। नेक्स्ट है मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रीमोजेनिचर। ओके, सो मुगल जो है प्रीमोजेनिचर जो ट्रेडिशन है उसमें बिलीव नहीं करते थे। प्रीमोजेनिचर का मतलब यह है कि जो राजा का जो बड़ा बेटा है उसको उत्तराधिकार माना जाएगा, मीन्स राजा के बाद जो राजा बनेगा उसका बड़ा बेटा बनेगा। ये मुगल एम्पायर पर नहीं मानते थे, ठीक है। क्यों नहीं मानते थे? वो और एक सिस्टम को फॉलो करते थे, वो है वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स estate. Instead, they followed the Mughal and Timur custom of कॉपर सेनारी इनहेरिटेंस। ओके, सो मुगल जो है कॉपर सेनारी को फॉलो करते थे इंस्टेड ऑफ प्रीमोजेनिचर। प्रीमोजेनिचर का मतलब है कि राजा के बड़े बेटे को जो है एम्पायर को उनके हाथ में, राजा के जो बड़े बेटे होंगे उनके हाथ में पूरा किंगडम दिया जाएगा। और कॉपर सेनारी पर यह होता था कि राजा के हर एक बेटे के हिस्से में इक्वली जो प्रॉपर्टी है, राजा की पावर है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और मुगल एम्पायर क्या होता था? कॉपर सेनारी ट्रेडिशन को फॉलो करता था। मुगल का जो रूलर होते थे वो हर एक सन में अपने हर एक पुत्र में एक एक मतलब उनके हिस्से में जो भी होता है वो इक्वली डिवाइड कर देते थे। और ए डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल द सन्स, व्हिच डू यू थिंक
is a fairer division of inheritance, primogeniture or coparcenary. That's all. मुगल रिलेशंस विथ अदर रूलर्स, मुगल का जो रिलेशंस था अदर रूलर से वो कैसा था, अच्छा था, बुरा था, क्या था, चलो ये जान लेते हैं. द मुगल रूलर्स कैंपेन्ड कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी. जो भी रूलर इंडिया के मुगल का अथॉरिटी मीन्स मुगल के अंडर नहीं आना चाहते थे, उनकी अगेंस्ट वो मिलिट्री कैंपेन्स चलाते थे, ठीक है. बट एज द मुगल बिकेम पावरफुल मेनी अदर रूलर्स ऑल्सो जॉइंट देम वॉल्यूंटरी. जैसे कहते हैं ना, उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, उसी तरह से जब भी लोग देख रहे थे कि मुगल तो पावरफुल हो रहे हैं, ये इतना पावरफुल है, तो बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे जो खुद से ही ज्वाइन कर लेते थे मुगल की अथॉरिटी पर आके, कि कहते थे जी हुजूर हम तो आपकी ही हुक्म पालन करेंगे, आप बस आज्ञा दीजिए, हम तो आपके अंडर में ही. दैट्स ऑल. द राजपूत्स आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस. और राजपूत्स जो थे उन्होंने यही चीज़ किया. हालांकि हर राजपूत ने नहीं, किसी ने तो अगेंस्ट भी किया और ज्वाइन नहीं हुए, पर किसी राजपूत ने ऐसा ही किया, ज्वाइन हो गए. Many of them married their daughters into Mughal families and received high positions, but many resisted as well. और कोई जो राजपूत इतना चालाक थे, वो क्या करते थे, अपनी बेटी की शादी करवा देते थे. क्यों करवा देते थे? क्योंकि वो सोचते हैं कि कभी अगर इस मुगल एम्पायर का अगर सर अगर सटका और अगर हमारी ही किंगडम पर और हमारी जो एरिया है वहाँ पर अटैक कर लिया किसी चीज़ के लिए, सो इसके साथ एक रिलेशन बना लेते हैं. लाइक वो बहुत सारे उनकी बेटियाँ हैं जिनका मैरी जो है वो एक मुगल एम्पायर से हुआ, मीन्स मुगल रूलर से हुआ. सो हम साइड में पढ़ेंगे. और किसी रूलर्स ने तो ऐसा किया और किसी रूलर्स ने ज्वाइन ही नहीं किया उनकी अथॉरिटी मुगल की. सो साइड में है मुगल मैरिजेस विद द राजपूत. द मदर ऑफ जहांगीर वाज कंचवाहा प्रिंसेस, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ अम्बेर, मॉडर्न डे जयपुर. ओके. जो जहांगीर की मदर थे, जहांगीर की मीन्स अकबर का जो वाइफ थी, वो भी थे, एक प्रिंसेस थी कंचवाहा का, वो भी एक राजपूत रूलर की डॉटर थे, ठीक है, जयपुर का. फिर एक आते हैं द मदर ऑफ शाहजहां, मीन्स जहांगीर की वाइफ, शाहजहां की मदर, वो भी थे एक राजपूत की, क्या थे, डॉटर थे जोधपुर की. द सिसोदिया राजपूत्स ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम. जो सिसोदिया राजपूत्स थे मेवाड़ के, उन्होंने मना कर दिया मुगल के अथॉरिटी को ज्वाइन के लिए, उन्होंने डायरेक्ट मना ही कर दिया, ठीक है, वो ज्वाइन नहीं हुए. वंस डिफीटेड, ओके, एक बार मुगल ने हरा दिया उनको. हाउएवर दे वेयर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स. पर मुगल्स के जो रूलर्स थे पहले का, वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने हराने के बाद उनके साथ कोई गलत बर्ताव, कुछ भी उनको मतलब कोई भी ऐसी डिस्क्रिमिनेशन कुछ भी नहीं किया, उनको इज्जत दिया. हराया तो हराया, इज्जत दिया. हराने के बाद कहा कि आप हमारे अंडर पर आ जाओ. ऐसा नहीं कि हराया और मार डाला, ये वो ऐसा नहीं किया. पहले के जो रूलर्स थे उन्होंने हराया और इज्जत से कहा कि हमारे अंडर आप आ जाओ. हराया, हाँ ठीक है, पर हमारे अंडर आ जाओ. सो इसी वजह से बहुत सारे रूलर्स जो है हार के उनके अंडर में आए थे एज ए एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल दे सकते हो आप यहाँ से सिसोदिया राजपूत. गिवन देयर लैंड्स वतन बैक एज असाइनमेंट्स वतन जागीर. और वो उनको जो है लैंड्स भी दे देते थे एज ए वतन, और उनको रख देते थे वतन जागीर. इतना मतलब इज्जत देते थे, वतन भी देते, हराया और वतन भी दे देते थे कि अपने इस जगह पर आप इस अपने वतन मीन्स इस एरिया पर आप अपना रूल करो, कुछ भी करो, पर नाम होगा हमारा, आप हमारे अंडर पर हो. दैट्स ऑल मुगल चाहते थे. द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग but not humiliating their opponents enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains. उनकी इसी बर्ताव की वजह से, मुगल की इसी अच्छे बर्ताव की वजह से वो इतने कामयाबी हासिल कर पाए और उन्होंने अपनी दुश्मन भी क्रिएट नहीं किया, ठीक है. अगर उन्होंने किसी को हराया तो उसको बाइज्जत उनके अंडर पे लाए, ना कि मार पीट के या फिर एक्सप्लॉइट करके, ठीक है. वो ऐसा नहीं करते थे, वो उसको इज्जत से अपने अंडर ले आते थे और उनको ज़मीन वगैरह दे के कहते थे कि अब यहाँ पर रूल करो और क्या बस नाम हमारा होगा. दैट्स ऑल. बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम. और ये डिफ़िकल्ट भी होता था हर टाइम इसको बैलेंस करना. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मनसबदार्स एंड जागीरदार्स. मनसबदार्स कौन थे, जागीरदार्स कौन थे, इनके बारे में इस टॉपिक पर डिटेल्स पे समझेंगे. एज द एम्पायर एक्सपेंडेड इन इकम्पास डिफरेंट रीजन्स द मुगल्स रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल. मुगल की टाइम पे रिक्रूटमेंट भी आना चालू हो गया था. जैसे अभी गवर्नमेंट का जो रिक्रूटमेंट आता है, उस टाइम भी होता था, मुगल्स का रिक्रूटमेंट होता था. वो क्या करते थे, फ्रॉम ए स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ तुर्किश नोबल्स ट्यूरेनिस दे एक्सपेंडेड to include Iranians, Indians, Muslims, Afghans, Rajputs, Marathas and other groups. Those who joined Mughal service were enrolled as mansabdars. वो mansabdars को इलेक्ट करते थे. मीन्स क्या, हर एक इंसान जो है पार्टिसिपेट कर सकता है, लाइक ईरानियंस, इंडियन, मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत्स, मराठास, हर एक ग्रुप के पीपल जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते थे उनकी सर्विस ज्वाइन करने के लिए मुगल की.
और जो भी ज्वाइन करते थे उनकी सर्विस उसको मनसबदार कहा जाता था, ठीक है, और उनका एक रैंक भी होता था। द टर्म मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स ए मनसब। मनसब मीन्स एक एरिया, जो एक एरिया को होल्ड करके रखता था, मीन्स उसका सारी चीज़ें देखता था, उसको मनसबदार कहा जाता था। और मनसबदार की भी रैंक होते थे, ठीक है, जात रैंकिंग जिसको कहा जाता है। ओके, सो इसके बारे में हम आगे थोड़ा बहुत जानेंगे जात के बारे में। सो मनसब, एक मनसब को होल्ड करने के लिए मनसबदार को रखा जाता था, मीनिंग ए पोजिशन ऑफ रैंक। It was the grading system used by Mughals to fix रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उनका जो मनसबदार का रैंक भी होता था, सैलरी भी होता था अलग अलग, और मिलिट्री रैंक की अकॉर्डिंग मिलिट्री जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो दिया जाता था एक मनसबदार को। रैंक एंड सैलरी वेयर डिटरमाइंड बाई न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात। और रैंक और सैलरी जो है उसको न्यूमेरिकल मीन्स नंबर से जाना जाता था, जिसको जात कहा जाता है। द हायर द जात द मोर prestigious was Nobel's position in court and the larger his salary। जो जितना बड़ा, मतलब जितना लंबा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता था, जिस मनसबदार को जिस भी मनसबदार का जात बड़ा होता था, मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू उसका ज़्यादा होता था, उसका सैलरी भी ज़्यादा होता था, और उसके अंडर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती थी मिलिट्री की वो भी ज़्यादा होते थे। The Mansabdar's military responsibilities required him to maintain a specific number, savar and cavalrymen. The Mansabdar brought his cavalrymen for review, got them registered their horses, branded and then received money to pay them as salary। Okay, so एक मनसबदार के अंडर सवार भी होते थे। सवार मीन्स उनकी हॉर्सेस ये वो, ठीक है, और उनकी हॉर्सेस को वो देखभाल करते थे, और उनका एक शील लगा दिया जाता था, एक मार्क लगा दिया जाता था कि इस मनसबदार के अंडर ये और हॉर्सेस है, सो इसका पहचान रहता था। और अब बात करते हैं जात की रैंकिंग। नॉवेल्स विथ ए जात ऑफ 5000 वर रैंक्ड हायर देन दोज ऑफ 1000। ओके, एक का मान लो 5000, ए मनसबदार का 5000 रैंक है और बी मनसबदार का 1000 रैंक है, तो इनमें से बड़ा है 5000 वाला, ऐसा करके उनका रैंक रहता था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा Mansabdars received their salaries as revenue assignments called jagirs which were somewhat like iktas। ओके, मनसबदार को जो है एक जगह दे दिया जाता था, ठीक है, एक जगह के अंदर मीन्स मनसब के अंदर वो लोग, उनका पोस्ट होता था मनसबदार, उनका रैंक भी होता था, उनके पास हॉर्सेस भी होते थे, और इस जगह से रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करते थे इक्तास के। जैसे हमने दिल्ली सुल्तानेट पर इक्तदार और इक्तास लाइक मुक्तीस के बारे में पढ़ा था, उसी तरह एक टाइप का। बट अनलाइक मुक्तीस, मोस्ट मनसबदार्स डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर्स। पर क्या होता था, हमने पढ़ा था दिल्ली सुल्तानेट के चैप्टर पर कि मुक्तिस तो उसी जगह पर रहते थे जिस जगह पर वो लोग गवर्न करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। पर मनसबदार के जो स्टोरी पर ऐसा नहीं था, मनसबदार जो है किसी और जगह पर रहकर भी इस जगह का देखभाल कर सकते थे, ये था उनके पास, ठीक है। वो क्या करते थे, उनका जो एक एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हो, एक पोजीशन होता है मनसबदार, सो वो बस एडमिनिस्टर करते हैं उस जगह को। दे ओनली हैड राइट्स टू द रेवेन्यू of their assignments which was collected for them by their servants, while the mansabdars themselves served in some other part of the country। और वो किसी और जगह पर रहकर भी इस जगह की रेवेन्यू को किसी और के थ्रू, उनकी सर्वेंट्स के थ्रू कलेक्ट करके ले जा सकते थे। In Akbar's region, these jagirs were carefully assessed so that their revenues were roughly equal to the salary of mansabdar। Okay, so अकबर के जब रीजन था उस टाइम अकबर बहुत ही केयरफुली एक एक मनसबदार को एक एक जगह की जिम्मेदारी देता था ताकि उनकी सैलरी से मैच हो। बाई औरंगजेब्स रीजन दिस वाज नो लॉन्गर द केस एंड द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम। ओके, सो क्या होता था, औरंगज़ेब के टाइम में ये बैलेंस जो है बिगड़ गया था, बिकॉज औरंगज़ेब ने तो सब कुछ तोड़ फाड़ करना स्टार्ट किया रिलीजन के नाम पर। देयर वॉज ऑल्सो ए ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार्स व्हिच मीन्ट लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड ए जागिर। सो क्या हो रहा था उस टाइम, मनसबदार की जो परसेंटेज है, मतलब मनसबदार बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से पेशेंट्स के ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगाया जा रहा था। This and other factors created a shortage in the number of jagirs. As a result, many jagirdars tried to extract as much revenue as possible while they had a jagir। Okay, so जागीर का तो एक टाइम तक रहता था,
एक जगह के जागीरदार क्या करते थे, चाहते थे कि ज़्यादा वो लोग रेवेन्यू अर्न कर सके जब तक वो है रूल में। औरंगजेब वॉज अनएबल टू कंट्रोल दिस डेवलपमेंट्स इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेजिन एंड द पेशेंटरी देयरफॉर सफर्ड ट्रिमेंडियसली। सो क्या होता था, औरंगजेब के टाइम पर ये अनबैलेंस हो गया था ये सब चीज़ें, और पेशेंट को जो है मार पीट कर वर्क करके उनसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, टैक्सेस कलेक्ट किया जाता था, वही चीज़। नेक्स्ट है हमारा जब्त एंड जमींदार्स। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस और पेशेंटरी। मुगल एम्पायर पर जो ज़्यादातर का पैसा आता था, मीन्स पूरा मुगल ही एम्पायर जो था उसका पैसा जितना भी आता था वो पेशेंटरी से आता था, मीन्स क्रॉप से आता था। जो भी किसान क्रॉप्स उगाते थे उनसे वो क्या करते थे, टैक्स पेमेंट जो है टैक्स पे करते थे। इन मोस्ट प्लेसेस पेशेंट्स पेड टैक्सेस थ्रू द रूरल इलाइट्स दैट इज़ द हेडमैन ऑफ द लोकल चिफिशियन। ओके, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते थे जो एक रूरल एरिया का जो हेडमैन था, जो हेड होता है एक रूरल का, जो बड़ा होता है, उसको टैक्स पे करते थे। और ये क्या करता था, द मुगल्स यूज्ड वन टर्म जमींदार्स टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडिएटरीज व्हाटएवर दे वेयर लोकल हेडमैन ऑफ विलेज और पावरफुल चिफिशियंस। और मुगल जो है उनको ज़मींदार नाम दिया, उनको जो हेडमैन होता था, विलेज हेडमैन, और पावरफुल जो चिफिशियंस, जो चीफ होता था उस एरिया का, उस विलेज का, उसको ज़मींदार का नाम दिया मुगल ने। यह ध्यान रखना, ठीक है। मीन्स विलेज का जो पावरफुल इंसान था, जिसके पास ज़्यादा पावरफुल था, लोग जिसके बात मानते थे, उसको मुगल ने नाम दिया ज़मींदार। अकबर्स रिवेन्यू मिनिस्टर तोदरमल कैरीड आउट ए केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप फील्ड्स। ओके, अकबर का जो रिवेन्यू मिनिस्टर है तोदरमल, वो उन्होंने क्या किया, एक सर्वे किया क्रॉप के ऊपर, प्राइसेस और एरियाज कल्टिवेटेड फॉर ए 10 ईयर पीरियड। और उन्होंने एरिया देखा कि कौन से एरिया पर क्या क्या चीज़ें उग रही है और क्या क्या चीज़ें अच्छी उगती है कौन से एरिया पर, और क्या क्या बुरी। 1570 टू 1580 तक पीरियड का उन्होंने सर्वे किया, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। ओके, सो उन्होंने एक ऐसा टैक्स लगाया कि अगर एक ज़मीन पर अगर ज़्यादा अच्छी फसल उगती थी हर साल, तो ये उतना परसेंट कुछ ज़्यादा टैक्स देगा, और एक अगर जिसका मतलब एक ज़मीन पर बंजर ज़मीन की तरह अगर कोई ज़्यादा उगता नहीं तो उसका जो है टैक्स जो है कम होगा। सो उन्होंने इक्वली मतलब इक्वलिटी रखा, समानता रखा, और कोई मरे ना और कोई इतना अमीर भी ना हो, उस टाइप का एक अच्छा टैक्स रखा, और जिसको जब्त कहा जाता था, जब्त सिस्टम कहा जाता है। ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स with its own schedule of revenue rates for individual crops. This revenue system was known as the, और उनका जो रेवेन्यू सिस्टम है, टैक्स लेने का जो सिस्टम होता है, जिसको मैंने आपको समझाया अभी कि अलग अलग टाइप की अलग अलग ज़मीन का जो क्रॉप्स का टैक्स है वो अलग अलग होता है, उसको जब्त सिस्टम कहा जाता है। It was prevalent in those areas where Mughal administrators could survey and land and keep very careful accounts. This was not possible in provinces such as Gujarat and Bengal. और गुजरात एंड बंगाल पर यह सब चीज़ें बैलेंस करना नहीं पॉसिबल था। Next, in some areas, zamindars exercised a great deal of power. The exploitation by Mughal administrators could drive them rebellion. Okay, और कभी कभी किसी एरिया पर क्या होता था, मुगल एडमिनिस्ट्रेटर के अगर एक्सप्लोइटेशन हो रहा है तो ज़मींदार और लोग मिलकर क्या होते थे, उस एरिया के ज़मींदार और लोग मिलकर आवाज़ उठाते थे। Sometimes zamindar and patients of the same caste allied and rebelling against Mughal authority. This present revolt challenged the stability of the Mughal Empire from the end of the 17th century. और ये चैलेंज जो है फेस किया मुगल एम्पायर ने 17th सेंचुरी के लास्ट में। ओके, अकबरनामा एंड आईने अकबरी। Akbar ordered one of his close friends and अबुल फजल who write a history of his region. ओके, अबुल फजल एक ऑथर थे जिन्होंने अकबरनामा लिखा और आईने अकबरी, जो क्या करते थे उस टाइम की जो है हिस्ट्री राइट करते थे, लिखते थे, और वो अकबर के बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे। अबुल फजल रोट ए 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रीजन। अबुल फजल ने लिखा जो 3 वॉल्यूम अकबर की लाइफ का 3 वॉल्यूम लिखा, टाइटल्ड अकबरनामा। उनकी उस बुक की टाइटल था अकबरनामा। द फर्स्ट वॉल्यूम डील विद अकबर्स एंसेस्टर्स एंड सेकंड वॉल्यूम रिकॉर्ड्स द इवेंट्स ऑफ अकबर्स रीजन, थर्ड वॉल्यूम इज आईने अकबरी। ओके, सो क्या होता था, फर्स्ट वॉल्यूम पर उन्होंने लिखा अकबर का रूलर बनने के पहले का, मीन्स चाइल्डहुड का सारी चीज़ें। सेकंड रीजन पर सेकंड जो उनका वॉल्यूम था वहाँ पर लिखा जो भी इवेंट्स होता था अकबर की रीजन पर।
सेलिब्रेशन होता था, इवेंट्स होता था, उन सब के बारे में। और 3rd वॉल्यूम पर लिखा आइन अकबरी, मीन्स अकबर का जो भी आइन था, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उसके बारे में। इट डील्स विथ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी एंड रिवेन्यूज एंड द जियोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर। और ये जो उनकी बुक है वो डील करता था अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन से, उनकी हाउस होल्ड की, फैमिली कथा से, आर्मी से, और रिवेन्यू से, मीन्स टैक्सेस से, और उनकी एरिया से, ठीक है, जो कितना एरिया उनके अंडर था, इन सब से। It also provides rich details about the traditions and culture of the people living India। और ये जो बुक है ये इनके बारे में भी बताता है कि इंडिया पर जो उस टाइम लोग रह रहे थे, उनके ट्रेडिशन, कल्चर, उनकी सोसाइटी कैसा था। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट द आइन अकबरी इज इट्स रिच statistical details about things as diverse as crops yield, prices, wages and revenues। और उस टाइम के क्रॉप्स के भी प्राइसेस, वेजेस एंड रिवेन्यूज़ के बारे में उन्होंने बताया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नूरजहांस इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट। जहांगीर जो थे अकबर के बेटे, उनकी कोर्ट पर नूरजहां जो उनकी वाइफ थी, उनकी क्या इन्फ्लुएंस था, क्या हिस्सा था, इनके बारे में ये वाला टॉपिक है हमारा। मेहरुन्निसा मैरिड द एम्परर जहांगीर इन 1611। मेहरुन्निसा जो थे वही थे नूरजहान। शादी के बाद उनकी नेम हो गया नूरजहान, और पहले शादी के पहले मेहरुन्निसा थे। सो जहांगीर के साथ, अकबर के बेटे के साथ उनकी मैरिज हुआ 1611 में। सो फिर मैरिज के बाद उनका नाम हुआ नूरजहान। सी रिमाइंड एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्क। और वो बहुत ही ज़्यादा जहांगीर की टुवर्ड्स वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल थे एंड सपोर्टिव थे। As a mark of honor, Jahangir struck silver coins bearing his own titles on one side, and on the other the inscription struck in the name of the Queen Begum Nurjahan। So इसके चलते क्या किया जहांगीर ने, इनका इन्फ्लुएंस ऐसे आप देख सकते हो, जहांगीर ने उनकी कॉइन का, उस टाइम का जो उनका कॉइन था, वहाँ पर एक साइड पर तो जहांगीर का नाम होता था और दूसरी साइड पर होता था क्वीन बेगम नूरजहान की नाम, ठीक है, देख सकते हो आप। द एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इज एन ऑर्डर फरमान ऑफ द नूरजहान द स्क्वायर शील स्टेट्स। ओके, सो उनकी एक फरमान था नूरजहान का, कमांड ऑफ हर मोस्ट सुब्लिम एंड elevated majesty Nurjahan Padshah Begum। The round seal states by the son of Shah Jahangir, she became as brilliant as the moon। May Nurjahan Padshah be the lady of the age। और नूरजहान को फर्स्ट लेडी ऑफ द स्टेट का टाइटल मिला, मीन्स उस टाइम का फर्स्ट लेडी जाना जाता था। लाइक हमारे जो अभी का जो हम जो इंडिया पर फर्स्ट जो हमारा सिटीजन होता है वो तो प्रेसिडेंट होता है ना। सो उस टाइम क्या होता था, ये दर्जा उनको मिला था। ओके, सुले कुल। So Jahangir Akbar's son described his father's policy of Sule कुल इन द फॉलोइंग वर्ड्स। सो अकबर ने एक जो है एक सिस्टम को अपनाया था सुले कुल को, वो क्या है हम यहाँ पर जानेंगे। जहांगीर ने इसके बारे में डिस्क्राइब किया कि अकबर ने क्या क्या सुले कुल को एडॉप्ट किया। ये क्या था, चलो जानते हैं। ये रिलीजियस के पर्पस का था, ये बता तो देती हूँ और आगे पढ़ते हैं। एज इन द वाइड एक्सपेंस ऑफ द डिवाइन composition there is room for all classes and the followers of all creeds। So in his imperial dominations, which on all sides were limited only by the sea, there was room for the professors of opposite religions and for beliefs good and bad, and the road to inference was closed। Sunnis and Shias meet in one mosque and Christians and Jews in one church to pray। He consistently followed the principle of universal peace सुल। ओके, सो अकबर क्या करते थे, एक मीटिंग रखते थे, ठीक है, सारे रिलीजन को समझने के लिए कि कौन सा रिलीजन कैसा है। वो उस टाइम के इतने अच्छे इंसान थे। सो वो मीटिंग रखते थे कि कौन सा, उसमें ब्राह्मण्स रहते थे, क्रिश्चियंस रहते थे, और भी बहुत सारे रिलीजन्स रहते थे। क्यों, ज्यूस भी रहते थे, क्यों रहते थे, ताकि वो समझने के लिए कि कौन सा रिलीजन क्या कहता है। हर रिलीजन को वो रिस्पेक्ट करते थे, कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं, कुछ नहीं, हर रिलीजन को वो इक्वली ट्रीट करते थे। उस टाइम का सोचने वाला ऐसा अकबर था, जो हम अभी डेमोक्रेटिक कंट्री पर ऐसा सोचते हैं, और उस टाइम अकबर मुगल एम्पायर में ऐसा सोचते थे। और उन्होंने ये फिर सोचा यूनिवर्सल जो पीस है वो सबसे बड़ा धर्म है, कि शांति से रहो, हर किसी को शांति से रहने दो और ऑनेस्टी से रहो, वही चीज़ सुलह कुल कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। जो मुगल एम्पायर कमज़ोर होता गया 17th सेंचुरी एंड उसके बाद में, उनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं। लेट्स स्टडी द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लीड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। ओके,
हालांकि मुगल एम्पायर के पास बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टी मीन्स बहुत ही ज़्यादा पैसा था उनका। इंटरनेशनल ट्रेवलर्स डिस्क्राइब इट एज द फेबल्ड लैंड ऑफ वेल्थ। इंटरनेशनल जो ट्रेवलर्स थे उन्होंने जो आए थे घूमने, उन्होंने कहा कि यार इनके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, ये तो इनका जो वेल्थ है वो तो बहुत सारा है। बट दिस सेम विजिटर्स वेयर ऑल्सो अपील्ड एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी दैट एग्जिस्टेड साइड बाई साइड विद द ग्रेटेस्ट ऑपुलेंस। ओके, और उन्होंने ये भी क्लेम किया कि यहाँ पर बहुत ही सारे जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मीन्स गरीब लोग भी बहुत ही ज़्यादा थे। ठीक है, अमीरों के पास मीन्स यहाँ पर पैसा भी है और यहाँ पर गरीब लोग भी है। द इनइक्वालिटीज वेयर ग्लैरिंग, और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त इनइक्वालिटी चल रहा है। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 20th ईयर ऑफ शाहजहांस रीजन इन्फॉर्म अस दैट द हाइएस्ट रैंकिंग मनसबदार्स वेयर ओनली 445 इन नंबर आउट ऑफ टोटल 8,000. This small number, a mere 5.6% of total number of mansabdars, received 61.5% of the total estimated revenue of the empire as salaries for themselves and their troopers. Okay, so क्या होता था, 445 जो नंबर थे मनसबदार्स के, टोटल थे 8,000, इनमें से 445 जो थे वो क्या करते थे, वो लगभग 5.6% है पूरे टोटल से, वो रिसीव करते थे सैलरी। वही 5.6% मनसबदार सैलरी रिसीव करते थे 61.5। सो आप देख सकते हो कितने इनइक्वालिटीज थे। द मुगल एम्पायर्स एंड देयर मनसबदार्स स्पेंट ए ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स। ओके, मुगल एम्पायर एंड मनसबदार जो है उनकी बहुत ही बड़ा सैलरीज था, मीन्स इनइक्वालिटीज था उनकी, मतलब कोई मनसबदार ज़्यादा रिसीव करता था, कोई कम सैलरीज। दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द आर्टिशंस एंड पेशेंटरी हु सप्लाइड देम विद गुड्स एंड प्रोड्यूस। ओके, सो जो मनसबदार्स एंड मुगल एम्पायर्स थे वो अपनी गुड्स पर बहुत ही अपनी मतलब अपनी इनकम का एक बड़ा पर्सन अपने खाने पीने की चीज़ों पर खर्च कर देते थे। जो क्या करता था, उनकी ये खर्चा मीन्स उनकी एक्सपेंडिचर जो है वो पुअर पेशेंट्स को और आर्टिशियंस को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता था, क्योंकि वो तो ख़रीदते रहते थे गुड्स। But the scale of revenue collection left very little for investment in the hands of the प्राइमरी प्रोड्यूसर। सो जो सबसे छोटे लेवल का प्रोड्यूसर्स है उनके पास बहुत ही छोटा सा एक हिस्सा रह जाता था उनकी टैक्सेस को पेमेंट पे करते करते। द पेशेंट एंड द आर्टिशियन, द पोरेस्ट अमंगस्ट देम लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ एंड दे कुड हार्डली कंसिडर इन्वेस्टिंग द एडिशनल रिसोर्सेज टूल्स एंड सप्लाईज। ओके, वो सिर्फ मतलब हार्डली ही टूल्स और सप्लाईज को जो है ले पाते थे, क्योंकि टैक्सेस ये पेमेंट वगैरह करते करते वो उनका इतना मतलब खर्चा हो जाता था। To increase productivity, the wealthier peasantry, artisanal groups, the merchants and bankers profited in this economic world. ओके, वही चीज़ बताया गया, उनका टैक्सेस ज़्यादा होता था। हाँ, टैक्सेस ज़्यादा होता था, फिर भी वो जो है अपनी सैलरीज का बहुत ही बड़ा एक पोर्शन अपनी खाने पीने की चीज़ को ख़रीदने पे लगा देते थे, जिनसे पेशेंट्स को फ़ायदा होता था। क्यों? क्योंकि पैसा तो घूम के उनके पास ही आ रहा है, क्योंकि वो उनसे ही तो लेंगे ना खाने की चीज़ें। नेक्स्ट हमारा है पैराग्राफ, ये सबसे लास्ट पैराग्राफ है आपका। The enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 17th century as the authority of Mughal emperor slowly declined। और 17th century के बाद से जो मुगल अथॉरिटी है, मुगल एम्पायर है, वो धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो गया। मतलब कोई बड़ा रूलर आया ही नहीं फिर उसके बाद। वो तो आए थे, औरंगजेब ने तो सब कुछ तोड़ फाड़ के रख दिया, और अब तो आएंगे, खराबी आएंगे। एज द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्पायर slowly declined, his servants emerged as powerful centers of power in the regions। और उनकी जो मनसबदार्स ये सब थे, ये धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, धीरे धीरे पावरफुल हो रहे थे। ठीक है, जब रूलर्स जो है कमज़ोर हो रहा है तो वो लोग पावरफुल होंगे ही ना। लाइक सामंतास, लाइक मुक्तीस, दे कॉन्स्टिट्यूटेड न्यू डायनास्टीज एंड हेल्ड कमांड प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद एंड अवध। और वो क्या करते थे, अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लेते थे। जो भी एरिया उन्होंने हेल्ड करके रखा था, जो भी एरिया उन्होंने हेल्ड करके रखा था मीन्स जोड़ के, जो भी एरिया उनका था वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। वो वाला एरिया लेके क्या करते थे, जब भी रूलर्स कमज़ोर होना स्टार्ट हो गए थे सो वो अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर देते थे। लाइक यहाँ पर एग्जाम्पल है हैदराबाद एंड अवध का। ऑल टू दे continued to recognize the मुगल emperor in Delhi as their master। पर वो फिर भी दिल से मास्टर मानते थे, जो मुगल एम्पायर दिल्ली में था उनको मास्टर मानते थे। बाय द 18th सेंचुरी द प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर हैड कंसोलिडेटेड देयर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज। पर 18th सेंचुरी में क्या हुआ, ये जो प्रोविंसेस बना, ठीक है, ये अपने आप को पॉलिटिकली भी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटीज दे दिया। सो बच्चों, खुशी की बात यह है, यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारा क्लास 7 की हिस्ट्री की चैप्टर 4 द मुगल 16th to 17th सेंचुरी। इस चैप्टर के सारे यहाँ पर चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर को हमने यहाँ पर अच्छे से समझा दिया, मीन्स चैप्टर को हमने अच्छे से समझ लिया यहाँ पर विथ एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल्स मैनी। सो क्या हुआ, फिर से बता रही हूँ, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर
आपको मिल जाएगा एक स्पेसिफिक वीडियो पर, जो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करते ही आपको मिल जाएगा। मीन्स अलग वीडियो पर मैंने इस चैप्टर के सारे एनसीईआरटी सोल्यूशन जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं आप बुक के पीछे का, सो उसका एक अलग से वीडियो है, वो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। उसका लिंक ओपन करो और सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर ऐसे इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। और 6 to 12 हर एक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी नोट्स और सोल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।